अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर वो मसला जो गवर्नमेंट की नज़रों से ओझल हो जाता है उसको बताएं, क्योंकि ये वो मसाइल हैं मेरे मुताबिक जब तक हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे आम आदमी को शायद समझ नहीं आएगी कि मैक्रो इकानमी या इकानमी का पाकिस्तान काम कैसे करती है। आप देखें, हम एक ज़री मुल्क हैं, ज़राअत के शोबे को हमने कितनी प्रायोरिटी दी हुई, किसान बेचारा हमारा सड़कों पर खजल हो रहा है। किसान 3-4 महीने मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, फिर इंतज़ार करता है, बेवकूफ़ बारिशें हो जाती हैं, उन बारिशों से ज़ाहिर सी बात है गंदम की फसल जो उसकी अब तबाही देखें, और उसके बावजूद जो कुछ बच जाता है वो भी बेचारा बेचने के लिए बड़ा मुहताज हुआ फिर रहा है। कहने को हम कहते हैं कि हम ज़री मुल्क हैं और बड़े फख्र से ही बात करते हैं। किसान उस ज़री सेक्टर का मेरे ख्याल में बैकबोन है और उस बैकबोन को तोड़ने की हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। किसान हड़तालों पर मजबूर है, गवर्नमेंट परवाह नहीं कर रही। किसान गंदम की फसल से जो पैदावार हुई है उसको खेतों में जला रहा है, गवर्नमेंट फिर भी कोई कह लें कि अहम किस्म का कदम नहीं ले रही। हाँ, हमने ये जरूर किया, अब हमने ये फैसला किया है कि गंदम की दरामद और कारों की दरामद के ऊपर हम टैक्स बढ़ा देंगे। गंदम जो पिछली दफा हमने इंपोर्ट की उसको तकरीबन 1.1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ है, डॉलर की बात कर रहा हूँ। और कारें जब इंपोर्ट करते हैं उस पर भी पैसा खर्च होता है। तो बजाय इसके कि हम बैठें सर जोड़ के और देखें कि हमारे जो मसाइल हैं उसकी रूट काज क्या है, उस रूट काज तक पहुंचें ताकि उस मसले का हल निकालें। हमने क्या किया कि आईएमएफ के दबाव के अंदर जब कर्जे लेंगे, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें तय करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो बजाय इसके कि हम उस तरफ जाएं, कोई सोल्यूशन निकालें, तो हमने क्या किया है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी निजकारी के लिए हमने 5 साल प्रोग्राम तरतीब दे दिया है कि 5 सालों में सारी वो कंपनियां जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आती हैं उनको वक्तन फक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्राइवेटाइज कर देंगे। क्यों? आईएमएफ आपसे यही कह रहा है कि भाई आप अपने खर्चे कम करें और आमदन के जो सोर्सेज वो बढ़ाएं। तो जो खर्चे हमें कम करने चाहिए, जिस साइड से वो हम खर्चे कम कर नहीं रहे, लेकिन हम टैक्सेस जो हैं वो बार बार किसी ना किसी फॉर्म में नए से नए लगाते जा रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी, वक्त को धक्का देने वाली बात है। जो प्रॉपर सोल्यूशन है इकोनॉमिक इश्यूज का वो कोई नहीं। दावे हो रहे, आम आदमी को समझ है महंगाई वाकई मुल्क के अंदर कम हुई है या नहीं हुई, वही बता सकता है। लेकिन हम प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के अपने ऑफिस के अंदर जहां एसी लगाए हुए हैं वहां बैठ के ये कहते हैं ये महंगाई 30 से 28% के ऊपर आ गई है, 28 से 22% के ऊपर आ गई है। और अब हमने ये कहा है कि देखें हमने इतना काम किया है कि महंगाई को 37 से 17% के ऊपर लेके आ गए हैं। ऐसा हुआ होगा, महंगाई हो सकता है कि वाकई 17% हो। सवाल यह है कि ग्राउंड रियलिटी वो आपके इन्फेक्शन फिगर से डिफरेंट क्यों है? अगर 37% से महंगाई 17% तक हो गई है तो मेरे ख्याल में लोगों को कुछ ना कुछ तो उसका असर जो है वो पहुंचना चाहिए। और जब कुछ ना कुछ असर पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि लोग फील करते हैं कि हाँ हमें रिलीफ मिल रहा है। इधर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है। इधर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास आमदन नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बच्चों समेत अपने आप को आग लगा रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है और हम रोजगार में भी इजाफा कर रहे हैं, हम महंगाई में भी कमी कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंची या क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये भी एक सवाल है। और इसके अंदर जो मिसिंग लिंक्स है वो भी हमें तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिसी मेकर की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर मैक्रो लेवल के ऊपर जैसे आप कह रहे हैं कि 37 से 17% तक महंगाई कम कर दी है, तो उसको माइक्रो लेवल तक भी उसका असर पहुंचना चाहिए। आपको याद है जितना हमने कर्जा लिया है और उन कर्जों के ऊपर जो सूद दे रहे हैं, सारा मिल मिला के 25 से 30 अरब डॉलर रुपया हो तो पाकिस्तान रन करता है। इसको हम आम जुबान में ये कहते हैं कि पाकिस्तान को रन करने के लिए एक साल के लिए 25 से 30 अरब डॉलर की जरूरत है। और जो सूरत है आप देखें, आजकल जो हमारे वज़ीर आला हैं कि पीके की, उनकी और गवर्नर साहब के दरमियान जो लड़ाई हो रही है वो देखें, कभी वो कहते हैं वफाक पर कब्जा कर लेंगे, कभी वो कई बात करते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो हैं जारी बात है मीडिया के थ्रू आईएमएफ को लोग भी देख रहे हैं। अब आईएमएफ वाले ये भी सोच रहे हैं कि हम इनको कर्जा दे दें तो जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन तय करवाई हैं या तय की हैं मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अमल करेगा, ये हुकूमत अमल करेगी? अब हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी मुहतात तरीके से चल रही है, लेकिन वो जो कह लें कि टारगेट्स आईएमएफ ने दिए हैं उसको मेरा नहीं ख्याल कभी हुकूमत पूरी कर पाए। और जो सियासी तनाव मुल्क के अंदर है या गैर यकीनी की सूरत है, इसमें मेरे ख्याल में आईएमएफ जो है
वो थोड़ा सा कह लें कि वो भी मुहतात हुआ है कि आपके साथ जो मुआहदा उसने करना है। और ये मैं आपको बात बता दूं, इस दफा जो आप IMF का मुआशी प्रोग्राम लेंगे वो बड़ा महंगा प्रोग्राम होगा, बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा। क्यों? अभी जैसे IMF ने बात की है, जैसे पहले मैं पिछले 20 लाख के अंदर बात की थी कि पेंशन के ऊपर टैक्स लगाया जाए और उससे 25 से 30 अरब रुपया, बल्कि 32 अरब रुपया उन्होंने कहा था वो हमारा बचेगा। और टोटल जो पेंशन के ऊपर टैक्स लग रहा है वो और बाकी टैक्स डाल के तकरीबन 1300 अरब के नए टैक्स जो हैं वो IMF डिमांड कर रहा है। अब 1300 अरब के जब नए टैक्स लगेंगे, आपकी जेब से निकलेगा, तो आप ये भी देखें कि उससे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी इफेक्ट होगी। और ये 1300 अरब डॉलर जो है, सॉरी, और ये 1300 अरब रुपया जो अब आपकी जेबों से निकाला जाएगा और ये टैक्स की फॉर्म में महंगाई के अंदर मल्टीपल तरीके से ये आपको फिर इफेक्ट करेगा, तो फिर आपकी वेलफेयर जो है उसका क्या बनेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आइंदा जो प्रोग्राम है IMF का वो कितना आसान प्रोग्राम नहीं होगा, वो उसकी शराइत बड़ी सख्त है और ये 1 बाय 1 करके बाहर आ रही। और हम फिर भी उसके सामने लेटे हुए हैं कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो प्रायोरिटी ये है कि IMF का प्रोग्राम लिया जाए। और कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि IMF के साथ जब आप मुआशी प्रोग्राम तय करते हैं तो उसमें आप ये कह सकते हैं क्योंकि मुल्क शायद स्टेबलाइज हो रहा है। वजह उसकी ये है कि आपकी जो तरक्की है उसके लिए आपको 7 से 8% ग्रोथ चाहिए। IMF जो है उसका जो ग्रोथ एस्टिमेट है पाकिस्तान के बारे में वो 1%, 2% या 3%। अब मुझे बताएं कि इस ग्रोथ के साथ वाकई आप ये कह सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं? हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा यूं बात कर लें कि चूंकि IMF ने चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि आपके ये अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करें, वो चीज़ें देख के, या टैक्स वगैरह, तो उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आप कह लें। और वो स्टेबिलिटी जारी सी बात है किसके साथ लिंक है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो इन रिटर्न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फिर जाके चीजें कहीं आपकी सेट होंगी। IMF जो देख रहा है कि तनाव की सिचुएशन मुल्क के अंदर है, IMF ये भी देख रहा है मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत भी है। तो इस सेंस में अगर बात करें तो फिर IMF भी थोड़ा सा चुकन्ना हुआ है। हमारे एक वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने ऐसी हवाबाजी चलाई कि PIA को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और सिर्फ एक रूट में आपको बताऊं, UK का रूट जो था और यूरोप का जो रूट था PIA का, वो बंद हो गया। और अब जाके मेरे ख्याल में शायद अगस्त के अंदर पेरिस से लाहौर, लाहौर से पेरिस या पेरिस से पाकिस्तान फ्लाइट जो वो सिलसिला शुरू होगा। तो हमारे एक इलॉजिकल गैर जिम्मेदार बयान ने हमारी कौमी एयरलाइन जो बंद कर दी। बंद ही होगी ना, जब आपका इतना बड़ा रूट जो है वो जारी बात है बंद हो गया, उससे आपको पैसे आ रहे थे वो बंद हो गए, तो जारी बात है खसारा ही होना था। बजाय इसके कि हम इस चीज से सबक सीखते, तो हमने जो रही सही कसर थी वो हमारी जो एडमिन है PIA के, उसने भी उसमें कहने का अपना बड़ा ही रोल अदा किया है। PIA के लोग जो कितने जिम्मेदार हैं कि PIA के फ्लाइट इस्लामाबाद से बच्चे की मैयत लाना ही भूल गई और ये मैयत सकरतू जानी थी। तो ठीक है, जो वजीर हैं उनको तो छोड़ें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी रवैया जो है वो भी देख लें आप। मैंने उम्रा अदा किया अपने टूर से पहले और मैं इकोनॉमी प्लस क्लास लेके गया था PIA की सऊदीया। यकीन करें, वापसी जब मैं आया था ना तो मैंने कानों को हाथ लगाया था कि मैं आइंदा कभी PIA के अंदर सफर नहीं करूंगा। बल्कि मुझे इकोनॉमी प्लस की जो सीट थी वो ऐसे फील होती जैसे मैं पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, मुझे किसी ने बांधा हुआ है। ये सर्विस है हमारी, तो क्यों ना फ्लाई जना जो है वो तरक्की करे। अब इस एयरलाइन को हार्डली 1 साल हुआ है, तो पहले ये डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे थे, अब देखो उन्होंने मस्कत के लिए भी फ्लाइटें चलाना शुरू कर दी हैं। तो अगर जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो अच्छा बड़ा मुनाफा कमा सकती हैं, अच्छे बड़े तरीके से काम कर सकती हैं, तो फिर कौमी एयरलाइन जो है वो काम क्यों नहीं कर रही? तो इसका मतलब यह है कि हमारा रवैया ही ठीक नहीं है, हमारे रवैयों के अंदर वो चीज़ शामिल ही नहीं है कि चूंकि ये कौमी एयरलाइन है, हम यहाँ पे फिक्स्ड मुलाजिम है, सैलरी हमें आ रही है, अब जिम्मेदारी पूरी करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। बात सिर्फ जिम्मेदारी की है, और वो जिम्मेदारी का एहसास आपको तभी होगा जब हम अपने रवैये के अंदर जो लाइबिलिटी है या रवैये के अंदर जो जिम्मेदारी का एहसास है वो लेके आएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और दुनिया जो है वो जनाब अब बगैर परों के जहाज जो हैं वो तैयार करने के बारे में सोच रही है। मेरे कैमरा में शायद दिखा सकें, पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये एक अभी डिज़ाइन पेश किया गया है। स्पेनिश कंपनी है जिन्होंने जनाब ये डिज़ाइन पेश किया गया और इस डिज़ाइन की बाकायदा प्रेजेंटेशन जो बार्सिलोना के अंदर हुई है, तो जिसमें अगर आप देखेंगे 300 मुसाफिर इस पुरताइश त्यारे के अंदर सफ़र करेंगे और इसके पर नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि पर जो काम पर कर रहे थे वो पर नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, कुछ जारी बात डिज़ाइन करने चीज़ें तरतीब दी हैं। मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि दुनिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक अपनी जो एयरलाइन है उसका रोनारे हो रहे हैं। पिछले हफ्ते मुझे याद है कि कतर का हमाद एयरपोर्ट जो है उसको दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था, और हमारी सूरत ये है कि जो हमारे पास एयरपोर्ट चार हैं उनको हम लीज पे दे रहे हैं। आप जब जारी बात है जो गवर्नमेंट की कंपनी उनको प्राइवेटाइज कर देंगे, उसके अंदर ये एयरपोर्ट्स भी आते हैं, तो देखिए फिर हम क्या कमाई करेंगे। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को आप बेच देंगे जहां से कुछ चार पैसे आपको आ रहे थे, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुहताज हो जाएंगे आप। लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, कोई बंदा इसके ऊपर नहीं सोच रहा। क्यों? मुझे लगता है कि अब हम शायद मुर्दार खाने वाली कौम बन गए हैं। वो कैसे? ये शेराकोट की खबर है जी। गाड़ी से मुर्दा जानवरों का 10 मन गोश्त बरामद किया गया। मुर्दार का गोश्त ननकाना से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। अब बजाय कि मैं अगर कसाई हूं तो मुझे पता ये जानवर जो है ये मरा हुआ है, लेकिन चूंकि मुझे पैसे चाहिए तो मैंने काट के क्या किया, उसको गोश्त बना के तो मैंने कहा जी बेच दो। अब आप ये सोचें कि वाकई में खुदा खौफी है? नहीं। तो ये भी एक निशानी होती है कौमें जब बिल्कुल वो कौमों का मोराल जब डाउन हो जाए ना, या कौमों का मोराल खत्म हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल बड़े गुनाह हमें गुनाह ही नहीं लगते, छोटे गुनाहों की तो बात ही ना करें आप। तो इस सेंस में कह रहा हूं कि हम अब मुर्दार खाएंगे। अल्लाह के बंदे, तुम्हें ये बेचते हुए या उस मरे जानवरों को काटते हुए जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने खुदा के पास जाना है, कल को मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। लेकिन हम कहते हैं ठीक है यार, जब अल्लाह के पास जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। अल्लाह की ज़ात ने एट द एंड हमें माफ़ तो कर ही देना है। तो ठीक है, दुनिया में है जो हमसे गंद मचाया जा सकता है वो मचाएं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको और मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।